गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा एंड आज हम फिजिक्स की सेकंड क्लास लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका क्लास 9th का। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था आपको याद होगा। लास्ट टाइम हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको समझा दिया था। नहीं, अगर आपको समझ में आया तो एक बार लेक्चर 1 जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसका मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो कौन कौन सी है वो आपको लेक्चर 1 में A to Z मिल जाएगा। अब हम जब बात कर चुके हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड जो पार्ट होता है, जो सेकंड टाइप होता है, उसका नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम समझेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है। तो जैसा कि हमने समझा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, बट डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो टोटली डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक ही फंडामेंटल क्वांटिटीज 2 बार रिपीट हो जाए, 3 बार रिपीट हो जाए, या फिर किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़े, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हो गया आपका एरिया। एरिया क्या होता है? अब आप बोलोगे सर एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है। तो एरिया में लेंथ भी आ रहा है और ब्रेथ भी आ रहा है। अब लेंथ और ब्रेथ को मैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज में, फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ूं, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ क्या होगा? लेंथ ही होगा। ब्रेथ भी क्या होगा? ब्रेथ भी लेंथ ही होगा। मतलब एरिया में लेंथ 2 बार रिपीट हो रहा है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है। मींस लेंथ की पावर 2 टाइम्स। एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी अगर 2 बार भी रिपीट हो रही है तो भी वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। सो एरिया क्या हो गया? एक टाइप का डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गया। सेम चीज आप देख लीजिए वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ भी लेंथ ही है, ब्रेथ को भी हम नापने के लिए मीटर ही यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी लेंथ ही है, हाइट भी हम मीटर से ही नापते हैं इसलिए वो भी लेंथ ही है। मींस लेंथ कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स, मतलब L की पावर 3। अब ये भी क्या हो गया? एक चीज अगर 3 बार रिपीट होती है तो दिस इज ऑल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो वॉल्यूम इज ऑल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आपको एक से ज्यादा रिपीट हो रही है फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल स्पीड का एग्जांपल देख लीजिए। स्पीड स्पीड क्या होता है? फॉर एग्जांपल, स्पीड के लिए मुझे 2 चीज चाहिए, एक चाहिए डिस्टेंस और एक चाहिए टाइम। आपने पढ़ा होगा स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं सिर्फ आपको डिस्टेंस बताऊं और पूछूं स्पीड क्या है तो आप बता पाएंगे? तो आप बोलेंगे सर टाइम बताइए। अगर मैं आपको टाइम बताऊं और पूछूं स्पीड क्या है तो आप बता पाएंगे? तो आप बोलेंगे डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 2 बॉल को थ्रो किया। एक बॉल सामने वाली दीवार पे 10 सेकंड में हिट करती है, दूसरी सामने वाली दीवार पे 2 सेकंड में हिट करती है। जो 2 सेकंड में हिट करेगी मैं उसको क्या बोलूंगा? उसकी स्पीड ज्यादा है, बिकॉज मुझे यहां से दीवार की डिस्टेंस पता थी। जिसने जितना कम समय में हिट किया उसकी स्पीड उतनी ज्यादा। मतलब मुझे 2 चीज का पता था, एक तो डिस्टेंस का और एक टाइम का। इसीलिए ये 2 चीजों पे डिपेंड है अलग अलग, इसीलिए क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एक बार इसका मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं, डिराइव्ड क्वांटिटी होता क्या है। एक बार देखिए, all other physical quantities can be derived by the suitable multiple, by suitable multiple or division of different power of fundamental quantities। all other physical quantities जो derived हुई है suitable multiple से या divide से power of fundamental quantities को हम क्या बोलेंगे? derived quantities। अब एग्जांपल देखिए, एरिया। एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ ही था, ब्रेथ भी क्या है? लेंथ ही है। मींस L का स्क्वायर, L का स्क्वायर। तो लेंथ की यूनिट मीटर इनटू मीटर, तो यूनिट क्या होगी? मीटर का स्क्वायर। सेम चीज वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ इज आल्सो लेंथ, ब्रेथ इज आल्सो लेंथ, हाइट इज आल्सो लेंथ। L की पावर 3 मींस मीटर क्यूब। मीटर मीटर मीटर, 3 बार मीटर है तो मीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। स्पीड, स्पीड में डिस्टेंस और टाइम। अब डिस्टेंस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में डिस्टेंस कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी? डिस्टेंस किससे नापोगे? ऑब्वियसली लेंथ से नापोगे ना, हीट से तो नापोगे नहीं, करंट से तो नापोगे नहीं। तो डिस्टेंस कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी था? लेंथ था। टाइम कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी था? टाइम का टाइम ही था। तो लेंथ अपॉन टाइम, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं LT पावर -1। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या बनी?
मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ms-1। यहाँ पर -1 छूट गया है, इसको -1 कर लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये थी आपकी डायरेक्ट क्वांटिटीज। डायरेक्ट क्वांटिटीज बेसिकली कुछ नहीं है, जो अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटीज एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाए या उसको डिवाइड हो जाए तो उस चीज को हम बोलेंगे डायरेक्ट क्वांटिटीज। मतलब ये एक चीज पर डिपेंड नहीं करती है, एक से ज्यादा चीज पर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड बताने के लिए मुझे लेंथ भी बताना पड़ेगा और टाइम भी बताना पड़ेगा। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो एक से ज्यादा बार रिपीट होती है या डिवाइड होती है, समझाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, उन सबको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ रहे हैं। हाँ स्टूडेंट, तो अभी मैंने बता दिया आपको फिजिकल क्वांटिटीज हो गई हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हमारी, डिराइव्ड क्वांटिटीज भी हो गई। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज मैंने आपको बताया जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, जिनको बताने के लिए हमें एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करना पड़ता है, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। नाउ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है इसके बारे में समझिए। अब हुआ यूं कि जब ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज बन रही थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज बन रही थी, तो जैसे हम लोग का टीचर्स की एक मीटिंग होती है, वैसे साइंटिस्ट लोग की भी एक मीटिंग होती है पेरिस में, ठीक है। तो सारे साइंटिस्टों की मीटिंग हुई, तो उन लोगों ने बोला कि हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया, कुछ ऐसा चीज तो है तो नहीं गया जो हम बता नहीं पाए, जो हम समझा नहीं पाए लोगों को। तो उसमें से किसी ने सजेशन किया कि हाँ, हम एक चीज समझा नहीं पाए, वो ये चीज है कि कोई चीज कितना एंगल चेंज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये दो चीज है, ये कितना अपने आप एंगल चेंज करेगी। दिस इज, सी दिस, ये भी कोई चीज है, एंगल चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये दो क्वांटिटीज जो चेंज हो रही है, चेंजिंग ऑफ एंगल, या फिर कोई पेड़ किसी पे हाउस पे जाके गिर जाए तो किस इंक्लाइन पे गिरी है, वो चीज को हमने अभी मेजर नहीं किया। तो उन लोगों ने इस चीज को रिगार्डिंग लिया कि हाँ, एक चीज हमने मेजर नहीं किया, इसका नाम है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब कोई भी प्लेन से कितना कोई एंगल बना रहा है, उस चीज को हमने मेजर नहीं किया, तो उसको इंक्लूड किया गया। फिर दूसरी चीज बोला कि अगर हम किसी एक कोन को ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कोन लेते हैं आइसक्रीम वाला, तो आइसक्रीम वाला कोन टाइप का कोई कोन ले ले, उसके अंदर कितना सॉलिड्स उसके अंदर इंसर्ट होगा, उस चीज को भी हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। तो वो ये दो चीज थी जिसको उन लोगों ने बाद में इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो जो बाद में पेपर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री पेपर। या फिर कोई एग्जाम में बच्चा फेल हो गया तो दोबारा एग्जाम देता है क्लियर करने, उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो ये क्योंकि बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसको हमने क्या बोला, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बिकॉज ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होने के बाद, फंडामेंटल क्वांटिटीज आने के बाद कुछ चीजें बच गई थी जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में इंक्लूड नहीं की थी। ये भी, इनको भी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अलग किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दो चीजें थी जो बच चुकी थी, इसलिए इनको बाद में इंट्रोड्यूस करवाया, इसलिए इनका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बस, और कोई इसका कोई वो नहीं है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह ही है, बट क्योंकि ये बाद में इंसर्ट हुई इसलिए इसका नाम उन लोगों ने दिया सप्लीमेंट्री, एडिशनल चीज। अब ये नंबर वन क्या था, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। यूनिट क्या होती है, रेडियन। अब रेडियन को डिग्री में चेंज करना, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, यूनिट कन्वर्जन में हम पढ़ेंगे बाद में। सिंबल इसका होता है रेडियन। दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मींस वो कोन, उसमें कितना सॉलिड अंदर आ सकता है, उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। उसका यूनिट है स्टेरेडियन। उसका यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। एंड सिंबल इज एस आर। सिंबल इज एस आर। ऑब्वियसली दोनों साइंटिस्ट के नेम नहीं, इसलिए स्मॉल स्मॉल में है, इसको आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट। हम बात करने वाले हैं यूनिट की। हमने भी पढ़ लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, अब यूनिट की बात होती है। तो मैंने बताया था हर नेचर में जो भी है, जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक हमको मिली, उसका हमने क्या रखा, एक नाम रखा। फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टरिस्टिक हमको मिली दिस दिस दिस, का नाम रख दिया लेंथ। एक कैरेक्टरिस्टिक हमें कितना हम पे दबाव डाल रहे, हमने रख दिया मास। वैसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का हमने नाम रखा। अब हमको पता चलता है कि कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, लेकिन कितना ज्यादा है कितना कम है एक फिक्स वैल्यू नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया यूनिट को। अब यूनिट क्या चीज है, ऐसा तो है नहीं यूनिट अभी इंट्रोड्यूस हुई है, यूनिट सदियों से चली आ रही है, लेकिन हम उसको समझते नहीं थे, बाद में इसको फिक्स किया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सुनते होंगे अपने दादाजी लोग से या उनके दादा लोग ग्रैंडफादर से कि 10 हाथ की धोती 12 हाथ की धोती। अभी भी लोग मानते हैं कि 10 हाथ की धोती चाहिए, 12 हाथ की धोती चाहिए। हम लोग एक था कि हाथ से नापने क्वांटिटी से हम मानते थे। अब 10 हाथ की धोती कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, किसके हाथ, किसका स्टैंडर्ड मानेंगे। जिसको लेना होगा वो अपने घर का सबसे बड़ा आदमी को भेजेगा क्योंकि उसका हाथ बड़ा है।
जिसको बेचना होगा वो अपने घर के सबसे छोटे आदमी को बैठाएगा क्योंकि उसका हाथ छोटा है। अब ये कोई स्टैंडर्ड तो फिक्स नहीं हुआ कि 10 हाथ 12 हाथ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करो कि एक स्टैंडर्ड फिक्स करो जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई इफ एंड बट ना हो, किसी में कोई प्रॉब्लम कोई क्रिएट ना करे। ये अगर मैं बोलूं कि हाँ ये कितना बड़ा है तो मैं बोलूंगा 2 हाथ। तो किसके 2 हाथ के बराबर? आपके 2 हाथ, आपके पिताजी के या होने वाले छोटे बच्चे के। तो एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। तो वो जब स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल हमने एक इतनी बड़ी क्वांटिटी ली, उसको कट किया और उसको बोल दिया आज के बाद ये 1 मीटर है। तो ये 1 मीटर एक स्टैंडर्ड हो गया। फिर इसके से सैंपल निकाले गए और सब जगह भेज दिए गए सैंपल्स। तो किसी भी देश में जाएंगे तो वो इतनी क्वांटिटीज को ही 1 मीटर बोलेंगे। आपको अगर 7 मीटर कपड़ा चाहिए तो उसको लेके 7 बार फोल्ड करेगा और 7 मीटर कपड़ा कट करके दे देगा। तो वो जो स्टैंडर्ड था, जो उसको हमने फिक्स किया था, जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, जो सबको एक्सेप्टेबल था, जो सबको समझ में आता था, उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हमने क्या बोला? यूनिट। जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, जो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। तो यूनिट हुई क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट? एक बार देखिए, यूनिट मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अगर आप सिंपल सी भाषा में बोलेंगे, कोई पूछेगा भाई साहब यूनिट होता क्या है, तो सिंपल सी भाषा में यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो कहीं भी सब जगह एप्लीकेबल है, कहीं भी हर जगह प्लेस टू प्लेस पे अगर चेंज नहीं होता है। तो यूनिट मेजरमेंट इज ए क्वांटिटी is a standard measurement. Unit measurement of a quantity is a standard measurement which is given a particular name, and its value do not change with the time, place and other physical condition. और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है विद टाइम, प्लेस एंड और फिजिकल कंडीशन में। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ की आपने यूनिट रख दी मीटर, मास की यूनिट रख दी किलोग्राम। तो ये 1 किलोग्राम चाहे आप यहाँ इंडिया में लो, चाहे आप अमेरिका में लो, चाहे आप पाकिस्तान में लो, 1 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि यहाँ का 1 किलोग्राम अलग होगा, वहां का 1 किलोग्राम अलग होगा। यहाँ पे 7 मीटर कपड़ा अलग मिलेगा और पेरिस में 7 मीटर कपड़ा अलग मिलेगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ये सब जगह एप्लीकेबल है। अब बात आई यूनिट की, तो अभी अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप की यूनिट चलती थी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हम लोग का विस्तार हुआ, लोगों की कल्चर ग्रोथ हुई, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना स्टार्ट हुआ, तो ट्रेड स्टार्ट हुए, तो यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ आना स्टार्ट हो गया। तो फॉर एग्जांपल अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम चला करते थे। यूनिट के भी टाइप्स ऑफ यूनिट थे। जैसे फ्रांस में चलता था सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो लोग उसमें बात करते थे। उसके बाद आपका ब्रिटेन में चलता था एफपीएस सिस्टम, फुट पॉइंट सेकंड, तो लोग उससे बात करते थे। अब ये कंट्रडिक्शन हो गया कि भाई साहब कि अगर आप जाओगे, जैसे आपके यहाँ तेल नहीं होता है तो आप तेल लेने गए, तो आपके यहाँ तेल मेजरमेंट होता है लीटर में। आप गए लेने के लिए तेल अरेबिक कंट्री में, तो वो बात करते हैं बैरल में। तो आपको बैरल समझ में नहीं आता, उनको लीटर समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल एविएशन में जब काम स्टार्ट हुआ, तो आपका प्लेन गया ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जब प्लेन गया तो वहां के एयर एविएशन बोला ऐसा करो कि आप 200 फीट ऊपर चले जाओ। लेकिन ये बेचारा बात करता है मीटर में, ये बात करता है किलोमीटर में, 100 फीट समझ में नहीं आता है, इसको पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो प्रॉब्लम हो गया। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को भी हम लोगों ने डील किया। कैसे डील किया उसको हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट में, जो मैं इसका करता हूं। पहले ये डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट की, तो यूनिट हमने पढ़ लिया। अब यूनिट के मैंने बताया यूनिट एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, तो इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक हमको पता होना चाहिए, फिर हम पता करेंगे टाइप ऑफ यूनिट, अलग बात है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट में सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए, तो वैल्यू शुड नॉट बी चेंज विद टाइम। टाइम के साथ वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी 1 मीटर मैंने ये रखा है तो कुछ देर बाद टाइम के साथ मैं 1 मीटर की वैल्यू अब चेंज करने वाला हूँ। तो टाइम के साथ ये भी कभी चेंज नहीं होता है, ये फिक्स है, स्टैंडर्ड है। टाइम के साथ मतलब ऐसा नहीं है कि टिकट 2020 में कुछ और था, 2025 में कुछ और डेफिनेशन बनने वाली है यूनिट की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज विथ टाइम। दूसरा, शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉय विथ टाइम, टाइम के साथ खत्म भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया, 1 मीटर का लकड़ी का कोई टुकड़ा बनाया, अब वो एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में भीग के थोड़ा बड़ा हो गया या कम हो गया, तो वो क्या हुआ, खत्म नहीं होना चाहिए। वो सैंपल जो है, जो चीज है, वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो कभी भी चेंज
नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहीं गए और वहां पर उसको लेकर के, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपने एक खेत लिया, एक फील्ड है, और उस फील्ड की मान लीजिए लेंथ है 51 मीटर। अब आपके पास जो स्टैंडर्ड थी मेजरमेंट वो आपके पास तब था, अब वो कम हो करके छोटा हो गया, अब आपने नापा तो वो निकल रहा है 52 मीटर। तो सामने वाला बोलेगा भाई तुमने तो मेरी 1 मीटर कैप्चर कर लिया। तो वो चीज प्रॉब्लम तब आएगी जब वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। तो उस चीज को हम ऐसे मेजर करते हैं। आज कहीं भी आप स्केल लेने जाओ तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है 5 मीटर का। अगर आपको बोले ड्रॉ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो सीबीएसई बोर्ड के जितने बच्चे होंगे उनके पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है स्केल का, 5 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। तो वो भी देखते हैं कि स्केल टूटा उटा ना हो, ब्रेकेबल नहीं हो, अच्छा स्केल लेकर के आते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट मेंटेन करते हैं। तो वही कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। दूसरा, शुड बी वेल डिफाइंड, हर जगह उसका डेफिनेशन सुटेबल होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम बोलते हैं कि व्हाट इज 1 मीटर, तो डेफिनेशन आया कि हाँ स्पीड ऑफ लाइट इतने समय में इतना दूर तक चली, तो उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। तो स्पीड ऑफ लाइट में से कौन सी लाइट, एक लाइट तो होती नहीं है, 7 कलर्स होते हैं। अब सब कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता है। तो कौन से कलर की लाइट, तो लोग बोलते हैं येलो कलर की लाइट। तो एक पर्टिकुलर है ना, एक वेल डिफाइंड है कि हाँ येलो कलर की लाइट विद इन सेकेंड जितनी दूरी चलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर। ऐसा कोई है तो वो हर जगह डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, मस्ट बी रिप्रोड्यूस व्हेन एवर नीडेड, कि हमेशा जब भी हमको चाहिए हुआ तब हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर फ्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। एक टेम्परेचर है जहाँ पर वाटर बॉयल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं 100 डिग्री। तो एक हमको पता है फ्रीजिंग पॉइंट है और एक पॉइंट हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट है, उसको हमने 100 पार्ट में तोड़ दिया तो वो हमको क्या मिल गया, पर डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एक मेजरमेंट मिल गया, उसको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। या एक हमने सैंपल साइज ले रखा है, सैंपल साइज जैसे 1 मीटर, मैंने बोला ये इतना बड़े टुकड़े को 1 मीटर बोलते हैं। अब एक सैंपल साइज है, इस सैंपल साइज के हजारों सैंपल साइज मैंने बना दिया और अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, ठीक है। उन स्टेटों ने अपने स्टेट में लाखों डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। तो इस तरह के एक सैंपल साइज को लेके बार बार रिप्रोड्यूस कर सके उस टाइप का होना चाहिए। लास्ट, शुड बी प्रॉपर साइज, नॉट टू बिग नॉट टू शॉर्ट। ये जो आपने स्टैंडर्ड माना है ये एकदम क्या होना चाहिए, ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सब्जी लेने जाता हूं तो मुझे पता है सब्जी मैं किलो में लूंगा, 2 किलो, 3 किलो, तो उसके बाद स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है, 1 किलो का होता है मेजरमेंट। लेकिन अगर मैं लेने जाऊंगा, मुझे कंस्ट्रक्शन का काम करना है और मुझको चाहिए पत्थर, कंक्रीट, जो कंक्रीट हम लेकर आते हैं वो, तो कंक्रीट जो हम लेकर आते हैं वो हम कैसे लेकर आते हैं, 1 टन, 2 टन, 5 टन ऐसे लेकर आते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट अलग है। तो उसके लोग क्या करते हैं कि ट्रक लिया, ट्रक पे कितना, उनको पता है कि इस ट्रक में 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल ऐसे आ सकता है, तो उसमें मेजर करते हैं। तो जो जिस चीज को मेजर कर रहे हैं उस टाइप की यूनिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सब्जी लेने जाता हूँ मैं कुंटल की बात करूं और जहां पे मैं कंक्रीट लेने जाऊं किलो की बात करूं। शुड बी, जैसा मेरे को सामान लेना है उसके हिसाब से यूनिट होनी चाहिए, ना वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक यूनिट की होती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके काम आएगा, ठीक है, अभी भी और +1 में भी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बात करता हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट की। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में देखिए मैंने कहा जैसे ट्रेड स्टार्ट हुए अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम चलता था। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग देशों में, फॉर एग्जांपल सीजीएस सिस्टम फ्रांस में चलता था, एफपीएस सिस्टम कहाँ चलता था, ब्रिटेन में चलता था, और हमारे यहाँ चलता था एमकेएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में क्या लेंथ के लोग क्या यूज करते थे, सेंटीमीटर, मास के लिए यूज करते थे लोग ग्राम, और टाइम के लिए यूज करते थे लोग सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड स्टैंड फॉर सीजीएस, ठीक है। ये कहाँ चलता था आपका, फ्रांस में। कहाँ चलता था, फ्रांस। इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। मैट्रिक सिस्टम क्यों बोलते हैं, बिकॉज 10 के मल्टीपल में है वो, ठीक है, वो हायर क्लास में आपको 11th क्लास में बताया जाएगा। नेक्स्ट, फुट पॉइंट सेकंड, ये लोग लेंथ के लिए क्या यूज करते थे, फुट। जैसे कितने फुट, 10 फुट, 20 फुट, 15 फुट, लेंथ के लिए यूज करते थे लोग फुट। मास के लिए यूज करते थे पॉन्ड, और टाइम के लिए यूज करते थे सेकंड। फॉर एग्जांपल अभी भी अगर आप अच्छे शहर में जाएंगे तो आप पूछोगे केक, तो बोला कितने पॉन्ड का केक चाहिए, बिकॉज फूड इज बेसिकली केक ब्रिटिश फूड है, ठीक है। तो इसलिए वो पॉन्ड में ही बिकता है। यहाँ पे लोग किलो लो बेचते हैं क्योंकि अब यहाँ के लोग को सेंस तो है नहीं, ये समझ ही नहीं पाएंगे पॉन्ड।
तो जहाँ भी अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहर में अगर जाओगे तो जैसे आप बोलोगे केक का ऑर्डर दोगे तो वो पूछेगा कितने पाउंड का केक चाहिए, बिकॉज केक कहाँ का फूड है, ब्रिटेन का फूड है। ब्रिटेन में कौन सा सिस्टम चलता था, एफपीएस सिस्टम चलता था। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया एमके सिस्टम, जो हमारे यहाँ चलता है वो है लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। ये बेसिकली एमके सिस्टम है। अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम चलता था। तो जब ट्रेड्स हुई तो ट्रेड्स में हो गया प्रॉब्लम। अब जब ट्रेड्स में प्रॉब्लम हुआ तो क्या हुआ, फिर से पेरिस में सारे साइंटिस्ट लोगों की जगह मीटिंग हुई। इनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग को एक स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलना पड़ेगा जिसको सारे देश एप्लीकेबल करेंगे, सारा मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे और सारे ट्रेड्स भी हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स में चलेंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट को उन्होंने उठाया एमके से। तो एमके सिस्टम में तो मीटर किलोग्राम सेकंड था। बाकी अगर मुझे बात करनी हो टेम्परेचर की, मुझे बात करनी हो किसी भी चीज की, तो वो चीज कैसे मेजर करूंगा मैं, तो वो चीज तो आसान ही, इसमें सिर्फ मीटर था, किलोग्राम था, सेकंड था। तो इन लोगों ने बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज को उठाया, उसका भी एक एसआई यूनिट बनाया। उसी एसआई यूनिट्स को हम लोग मेजर करते हैं, उसी एसआई यूनिट में हम बात करते हैं। इसलिए आप जब भी क्लास में पढ़ते होगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप बोलते होंगे न्यूटन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, तो दिस इज जूल। ठीक है, तो अलग अलग जैसे सीजीएस में भी होता है तो अर्ग वगैरह आप बात करते हो, तो लेकिन बेसिकली हम बात एसआई यूनिट की ही करते हैं बिकॉज सिस्टम। अब इस एसआई यूनिट होती क्या है, उसे एक छोटा सा मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ, बस आपको समझने के लिए इतना है कि वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है जो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है वर्ल्ड वाइडली, और हम उसी में सब जगह डील करते हैं ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। ठीक है, अब देखिए हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट मैंने बोला था, एसआई यूनिट एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है जिसको हमने एक्सेप्ट किया था बाकी सब मेजरमेंट के लिए। बेसिकली लिया क्या गया था, इसको एमके सिस्टम से लिया गया था। तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम। इट इंक्लूड 4 मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, 4 मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज को उसको हमने इंक्लूड किया बेसिक 3 यूनिट्स के अलावा। बेसिक 3 यूनिट कौन कौन सी थी, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो ऐसा यूनिट में हमने बात की था, इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम। इट इंक्लूड 4 मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, 4 मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने इसमें इंक्लूड करा है। एडिशनल 3 बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट कौन सी थी एमके सिस्टम की, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसके अलावा 4 हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज ली है व्हिच रिप्रेजेंट द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन इलेक्ट्रिसिटी। पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हमने लिया मैग्नेटिज्म, तीसरा लिया हीट एंड लाइट। ये हमने 4 चीज और इंक्लूड किया है एसआई यूनिट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट का डेफिनेशन। एसआई यूनिट हमने क्यों लिया, बिकॉज इट इज यूज फॉर द ट्रेड्स एंड डिफरेंट थिंग, तो सब जगह एक्सेप्टेबल हो। ये एसआई यूनिट हो गया। अब इसका बचता है आपका डायमेंशन। तो डायमेंशन में अभी आपका नहीं लूंगा, डायमेंशन तो लास्ट में मैं लेने वाला हूँ बिकॉज क्योंकि अगर डायमेंशन में अगर आपको लूंगा तो बहुत सी डायमेंशन क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मुझे एक्सीलरेशन का डायमेंशन में लिखूंगा तो एक्सीलरेशन मुझे पढ़ाना पड़ेगा, एक्सीलरेशन होता क्या है। अगर मैं आपको लिखाऊंगा डेंसिटी, तो डेंसिटी मुझे समझाना पड़ेगा डेंसिटी का कहाँ से है डायमेंशन। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी अपने पढ़ाई नहीं है, तो उसका मैं डायमेंशंस लिखाना स्टार्ट कर दूं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। तो ये चैप्टर जब हम खत्म कर लेंगे तो उसके बाद डायमेंशंस का मैं कुछ आपको एक लेक्चर लूंगा। डायमेंशन बहुत जरूरी है बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन से आप यूनिट आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली। और डायमेंशन निकलता है कैसे, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो मैंने आपको बोला था बहुत काम आएगी। क्यों काम आएगी, क्योंकि जब तक डायमेंशन नहीं समझ में पड़िएगा उसका यूज पता आपको नहीं चलेगा। तो बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज आएगा डायमेंशंस में। डायमेंशन हम पूरा इस जब फर्स्ट चैप्टर में रेस्ट, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, ये इनर्शिया वगैरह, सॉरी इनर्शिया बोल रहा हूँ, रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट सब पढ़ा दूंगा। आपको स्पीड पढ़ा दूंगा, वेलोसिटी पढ़ा दूंगा, एक्सेलरेशन पढ़ा दूंगा, फिर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा दूंगा। सब कुछ पढ़ा करके फिर तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा फिजिक्स का। उसके बाद मैं आपको डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो आपको जल्दी आपका दिमाग कैचअप कर पाएगा। अभी आपका दिमाग में हो जाएगा बहुत कुछ, तो इतना आराम से आप कीजिए। और कल हमारा चैप्टर इतना इंट्रोडक्शन था, इतना बेसिकली इंट्रोडक्शन था। कल हमारा स्टार्ट होगा रेस्ट एंड मोशन, तो मैं बताऊंगा वो रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, पूरे नीचे से एक एक चीज डिटेल ले लेके। इतना आपको बेसिक है, ये कोई भी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, इवन 8th 9th 10th, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए अबाउट द फिजिक्स। तो इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ 9th वाले ही देखेंगे वीडियो, 8th वाले भी आराम से देख सकते हैं, 10th वाले भी आकर इसको देख सकते हैं, क्योंकि इतना उनको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।